क्वेश्चन नंबर 15 हम देख रहे हैं यहाँ पर। फायर occurred in the premises of Charu Limited on 10th January 2016. All stocks were destroyed except to the extent of 7,000 rupees. From the following figure, ascertain the loss for insurance claim. Stock on April 1st, 2014, then purchases for 1415, sales for 1415, stock on 31st March 2015, purchases during the year 1516 till the date of fire, then sales during 1516 till the date of fire. It was the practice of the company to value stock at less 10%. Early in 2016, prices were raised by 5%. और यहाँ पर जो किसी ने मुझे एक मैसेज किया, मुझे ध्यान नहीं किसने मैसेज किया है, उन्होंने हिंट देखी तो उन्होंने बोला कि हिंट के अंदर ये सर 500/21 का क्या दिया हुआ है, ये कुछ समझ में नहीं आया। तो चलिए मैं अभी आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ ये वाला पार्ट। तो व्हाइट बोर्ड पे चल रहे हैं। क्वेश्चन में जीपी रेट हमें दिया नहीं होगा। अगर जीपी रेट नहीं दिया होगा तो आपको ये बात तो याद ही है और आपने देखा भी है। तो हम लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं और एक लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। उससे हम पता कर लेते हैं कि हमारा जीपी रेट क्या है। तो सबसे पहले हम लास्ट ईयर का एक ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं और उससे हम पता करेंगे कि हमारा जीपी कितना है और उससे पता करेंगे फिर हम जीपी रेट कितना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं मैं आपके साथ में और फॉर द ईयर एंडेड, ये लास्ट ईयर के लिए है 31 मार्च क्या था 31 मार्च 15 लास्ट ईयर 31 मार्च 15 को। तो ओपनिंग स्टॉक आपको पता है यहां लिखते हैं, इसके बाद आप लिखते हो परचेजेस। और एक छोटी सी गड़बड़ इन्होंने करी हुई है, हमने लास्ट क्लास में भी इसका डिस्कशन किया था कि इन्होंने स्टॉक को कुछ चेंज किया। तो देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि इट वाज द प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी टू वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट लेस 10%, यानी कि जितना भी स्टॉक है उसको 10% कम करके वो लिखते हैं। तो हमें तो सही जीपी रेट पता करना है, तो सही वैल्यू स्टॉक की पता होनी चाहिए। तो जो भी उन्होंने फ्लक्चुएशंस किए होंगे, जो भी उन्होंने चेंजेस किए होंगे, तो उन इफेक्ट को हमें कैंसिल करना होता है, नलीफाई करना होता है और रियल फिगर्स को लिख करके रियल जीपी रेट पता करना होता है। हमारा पर्पस यहाँ पर कोई इन रियल ट्रेडिंग अकाउंट नहीं पता बनाना है, हमारा जो सही पर्पस है वो ये पता करना कि अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं रहती या कुछ भी फ्लक्चुएशंस नहीं रहती, कुछ अप डाउन्स नहीं रहते, तो वो क्या जीपी कमा रहे होते हैं और जीपी रेट उसका क्या होता है, रियल जीपी रेट पता करना हमारा पर्पस है। तो सबसे पहले तो स्टॉक देखिए दो दिए हुए हैं यहाँ पे। एक ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 36,000 रुपीज का, ये गड़बड़ किया हुआ है उन्होंने, और इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, इसको भी गड़बड़ किया। तो हम सबसे पहले एक रफ में इसके स्टॉक की वैल्यू ठीक करेंगे। तो देखिए अगर स्टॉक 100 रुपीज का था, उसमें से उन्होंने 10% कम कर दिया, तो उसको उन्होंने क्या कर दिया 90% वैल्यू पे दिया है। यानी कि जो गिवन स्टॉक है वो 100 में से 10% कम करके 90% वैल्यू शो कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं ओपनिंग स्टॉक की बात, तो ओपनिंग स्टॉक जो आपको गिवन है 36,000, ये ऑलरेडी 10% कम है। तो यहाँ पर कई बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं फिर से याद करा दूं कि वो 10% इसी फिगर का निकाल के इसमें जोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रिड्यूस्ड फिगर है। तो जो सही फिगर होगा उसका उन्होंने 10% कम किया होगा।
तो यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं, इस तरह से समझ सकते हैं कि ये 90% फिगर है, तो 90% फिगर को हमें 100% फिगर में लाना है, तो हम इसको क्या कर देंगे, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 90% का फिगर 100% में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 40,000 रुपीज। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है, जो सही वैल्यू है वो 40,000 रुपीज है। तो हम यहाँ पर 40,000 इसकी जो सही वैल्यू है उसको रिकॉर्ड्स में लेके आएंगे। इसके बाद हमें परचेजेस दी हुई है और परचेजेस का फिगर दिया हुआ है 1,45,000 रुपीज। तो परचेजेस में हम 1,45,000 लिख दें, फिर इसके बाद हमें स्टॉक लिख लिया, परचेज लिख दी। अब सेल्स दी हुई है लास्ट ईयर की, जो कि है 2 लाख रुपीज बाय सेल्स 2 लाख। फिर इसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और फिर क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी आपको समझना होगा कि सारे स्टॉक्स को वो 10% कम करके लिख रहे हैं, यानी कि 100 की जगह 90 लिख रहे हैं, ये 90% फिगर है। तो सही फिगर कितना होगा ये पता कर लेते हैं। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इन्होंने लिखा हुआ है 22,500, तो ये 90% है, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दें, 100/90 कर देंगे, तो इसकी सही वैल्यू जो है वो पता चल जाएगी, जो कि है 25,000। तो सही मायने में हुआ क्या था कि 25,000 का स्टॉक था, 25,000 का 10% 2,500 उन्होंने कम किया और उसको 22,500 पे शो किया। इसी तरह से जो 40,000 का स्टॉक था, 40,000 का 10% यानी कि 4,000 वो उसमें से लेस किया और 36,000 पे इसको शो किया था। पर हम सही जीपी रेट पता करने के लिए सही फिगर्स को देखेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक 25,000 है। इसके बाद हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं और यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है। अगर कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है तो हम इसको डायरेक्ट बंद कर देते हैं और पता करते हैं कि हमारे पास जीपी रेट क्या है। तो ग्रैंड टोटल यहाँ पर हो गया आपका 2,25,000 और 2,25,000 में से आप माइनस कर दोगे 1,85,000, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 40,000 रुपीज। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, आप जीपी रेट पता कर सकते हैं। आइए हम लोग जीपी रेट पता कर लें। तो जीपी रेट पता करने के लिए जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100 करते हैं। तो जीपी था 40,000, सेल्स है 2 लाख रुपीस की और 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 20%, यानी कि जीपी रेट हमारा जो है वो 20% है। अब आपको एक छोटी सी बात और इसमें समझनी है। देखिए आप बहुत दिनों से कई बार 11th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, आपको पता है कि कॉस्ट प्लस जीपी इज इक्वल्स टू सेल्स होता है। अब अगर जीपी 20 है परसेंट तो सेल्स अगर 100 है, तो इसका मतलब कॉस्ट क्या होगी आपकी 80 होगी। अगर हम इस जीपी रेट का बाइफरकेशन करें तो इसका मतलब 20% जीपी है, सेल्स अगर 100 है तो 20 जीपी है, कॉस्ट जो है उसकी 80 है। अब यहां पर एक चेंज हो गया। चेंज देखिए क्या हुआ कि इस साल, क्वेश्चन मैं पढ़ के बताऊंगा आपको, इस साल बोलते हैं कि अर्ली इन 2016, इस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं वो, यहां पर क्या हुआ कि 5% की जो है वो प्राइजेस बढ़ गई, यानी कि सेल्स के जो सेल्स की बात करें वो सेल्स की कीमतें 5% बढ़ गई। अब सेल्स अगर 5% बढ़ गई है तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, हम चेंज इसमें क्या नोटिस करें, क्या चेंज हुआ होगा। सबसे पहले चेंज तो ये हुआ होगा कि जो आपकी कॉस्ट है वो तो 80 की 80 है,
और यहीं पे मैं इसकी जगह ऊपर लिख देता हूँ, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि जो आपकी कॉस्ट है वो तो 80 है और सेल्स जो है उन्होंने 5% बढ़ा दी। अगर उन्होंने सेल्स 5% बढ़ा दी है तो सेल्स जो है वो आपके 105 हो गई होगी, 5% बढ़ जाने का मतलब 105, और जीपी आपका फिर चेंज हो गया होगा। तो इस समय जीपी जो है आपका वो चेंज होकर के हो गया होगा। अगर आप इसमें से इसको सॉल्व करते हैं तो जीपी करंट में होगा 25। 105 में से 80 को माइनस कर दिया तो ये जीपी जो है आपका 25 है। अब देखिए अगर जीपी 25 है और सेल्स 105 है तो ये वाला जो है जीपी रेट इस साल का यूज होगा। क्यों इस साल का? क्योंकि इस साल उन्होंने ये चेंज किए हैं। तो फिर से अब हम क्या करेंगे, जो जीपी रेशियो निकला था उस जीपी रेशियो का मॉडिफाई करेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। अब देखिए जीपी जो था वो हो गया है आपका 25 और सेल्स हो गई है 25/105। तो जीपी जो होगा 25 अपॉन 105 इंटू 100। ये जो है आपका रिवाइज्ड जीपी रेट है। पहले 20 था, अब सेल जब बढ़ा दी तो उतना प्रॉफिट बढ़ गया पर सेल प्राइस भी बढ़ गई तो फिर जीपी रेट भी चेंज हो गया होगा। तो जीपी रेट 20 से परिवर्तित होकर क्या हो गया होगा, वो ये हो गया होगा। हम क्या लिख रहे हैं कि जीपी इस समय 25 है और सेल्स कितनी 105। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है। 23.81। अब यही जो है उन्होंने नोट में दिया हुआ 23.81। तो 23.81 उन्होंने किसी और तरीके से सोच के निकाला है, तो इस तरीके से वो 23.81 होता है। यानी कि इस बार जो जीपी रेट है वो 20 से चेंज होकर 23.81 हो गया होगा। कहीं सोच रहे होंगे सर 25 हो गया तो फिर 25% होना चाहिए। 25% इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि सेल भी तो बढ़ गई नीचे। सेल भी तो 100 की जगह पर 105 रुपए की हो गई है सेल। तो आप 105 में 25 रुपए प्रॉफिट जब कमा रहे होंगे तो वो आपका 23.81 निकल गया। तो अब हम ऐसे में क्या करेंगे, अपना इस साल का एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और उस ट्रेडिंग अकाउंट में हम इस परसेंटेज को यूज करेंगे। इसको परसेंटेज में नहीं लिखना चाहते हो तो आप इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हो। आप अगर देखो सर ने यहाँ जो सॉल्व किया है उसी को दूसरी तरीके से 25 इंटू 100 कर दिया आपने तो 2500 आ गया, डिवाइडेड बाई 105 करोगे तो वो 500 अपॉन 21 आ जाएगा। मतलब पॉइंट की बजाय अगर आप उसको जैसे 500 अपॉन 21 कैसे हो गया ये देख लीजिए आप। 25 इंटू 100 हो गया 2500 अपॉन 105, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 500 अपॉन 21%, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। तो चलिए फिर हम लोग ड्रॉ करते हैं एक ट्रेडिंग अकाउंट इस साल के लिए, जिसको हम लिखते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये अप टू द डेट ऑफ फायर बनाया जाता है, सबको याद ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लें ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होगा जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था। तो हमने उसको एडजस्ट भी किया था, वो 22,500 था बट 90% था, हमने उसकी सही वैल्यू निकाली थी जो कि थी 25,000। अब इस बार के क्या परचेजेस हैं वो हम लोग लिख लेते हैं, और साथ के साथ सेल्स क्या है वो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो लिख लेते हैं। तो परचेजेस इस बार जो हैं वो है 1,46,000 की और सेल्स है 1,89,000 की। तो 1,46,000 और सेल्स है आपकी 1,89,000 और जीपी आपको पता है परसेंटेज में एक्सप्रेस्ड है, तो जीपी हम निकाल लेंगे
1,89,000 का 23.81%। तो बताओ भाई कितना आ रहा है? 44,982। राउंड ऑफ करके करिए, बिल्कुल एग्जैक्टली ये आ रहा है 44,999। तो अप्रोक्सीमेटली ये हो जा रहा है मेरा तो 45,000 रुपीज। अब इसमें एक और मेरा आपको सजेशन भी है कि देखिए ऐसे में क्या होता है कि जब हम परसेंटेज में राउंड ऑफ करते हैं तो अगर हम 100 into 0.1 करते हैं तो उसमें भी फर्क आएगा। अगर 0.1 2 3 4 ऐसे डिजिट्स हैं तो उतने रुपए का काफी बड़ा फर्क आ जाता है। तो अब देखिए ऐसे में परसेंटेज जरूर आप जो है निकाल लीजिए, 23.81% है, वो बिल्कुल सही है। पर आप क्या करें कि ये जो फिगर है इसी प्रोपोर्शन को यूज करते हुए जब आप करेंगे तो अब आप बिल्कुल सही उस पे पोजीशन पे पहुंचेंगे। देखिए 1,89,000 का था, जब आप 23.81 आगे भी है ना तो वो आप नहीं यूज कर रहे हो तो उसकी वजह से 5-7-8 रुपयों का डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सजेशन है कि आप एक काम ऐसे कर लो, 1,89,000 into 500 अपॉन परसेंटेज है तो 2100 करिए। आप देखिए एग्जैक्ट आपका फिगर निकल के आएगा। चेक करिए कितना आ रहा है, चेक करके बताइए सब लोग। $45,000। ठीक है, तो देखिए अब आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जब परसेंटेज की इफेक्ट आ रहा होगा तो बेटर रहेगा कि जो फ्रैक्शनल फिगर है वो वाले फ्रैक्शन को यूज करके आप निकालें। यहाँ पर 500/21 हम यूज करेंगे तो एग्जैक्ट हमारा जो राउंड ऑफ का ही नहीं हुआ क्योंकि हमने काटा ही नहीं है। तो डायरेक्ट जब हम इसको रखेंगे तो 500/21% है तो 500/2100 हो गया परसेंटेज में जब एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए 100 यहाँ पर आ गया था। तो आपको उन्होंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन ये यूज करके किया इसलिए वहां पे 500/21 लिख के दिया है। तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन में, हम 45,000 के प्रॉफिट को लिखते हैं तो हमें देखिए कितना क्लोजिंग स्टॉक है वो पता चल जाएगा। ग्रैंड टोटल देखिए कितना आ रहा है आपका, ग्रैंड टोटल हो जाएगा आपका 25 + 146 + 45, ये हो जाएगा 2,16,000 और 2,16,000 है। और यहाँ पर आपका क्लोजिंग स्टॉक जो कि बैलेंसिंग फिगर है वो आपका निकल जाएगा 27,000, 2,16,000 में से आप 27,000 रुपीज का जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक है। और सैलवेज क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये था शायद से 7,000, हाँ स्टार्टिंग में दिया हुआ है 7,000, तो सैलवेज माइनस कर देते हैं इसमें से, तो आपका जो क्लेम है वो हो जाएगा 20,000 रुपीज का लॉस, इतने का क्लेम किया जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। On 15 September 2016, a fire occurred in the premises of Jamuna Stores, which destroyed most of the stock, but account books were saved, from which the following particulars were ascertained: stock opening, then stock closing, purchases for the year, sales for the year, purchase up to the date of fire, then sales up to the date of fire. In valuing the stock on 31st March 16, 1150 had been written off. Certain stock which was in the poor selling line having cost of 3,450, a portion of these goods were sold in June 2016 at a loss of 125 on this original cost of 1,725.
The remainder of this stock was now estimated to be worth of the original cost, subject to the above exception. Gross profit remained at a uniform rate throughout. Salvage stock was 2900. Show the amount of claim. तो चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एबनॉर्मल स्टॉक है, और एबनॉर्मल स्टॉक के लिए आपको पता है कि जब एबनॉर्मल स्टॉक की सेल्स होती हैं तो हमको ट्रिपल कॉलम लेके चलना होता है। इसमें एक नॉर्मल कॉलम बनाते हैं, हम लोग पिछली 2 क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। फिर एक एबनॉर्मल कॉलम बनता है और एक टोटल कॉलम बनता है। तो चलिए आज इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अब हमको देखना है कि कहां पर इन्होंने चेंजेस किए हैं। सबसे पहले तो हम एक लास्ट ईयर का अकाउंट बनाते हैं और उसमें देखते हैं कोई चेंजेस थे क्या, कुछ भी उसमें चेंजेस हुए, कहां पर चेंजेस हुए हैं उनके यहाँ पर। इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016, तो 2016 यानी कि ये वाला स्टॉक, इसमें इन्होंने क्या कर दिया है कि 1150 रुपीज इन्होंने हटा दिए, राइट ऑफ किए हैं। तो 39,800 में से इन्होंने 1150 जो है पहले तो इन्होंने हटाया है। तो इसका मतलब ये सही मायने में स्टॉक कितना का था, 40,950 का। तो ये तो हम पहले तो लास्ट ईयर के स्टॉक को ठीक करके लिखेंगे, और लास्ट ईयर में कोई भी एबनॉर्मल सेल्स थी नहीं, तो इसलिए हमें लास्ट ईयर में ट्रिपल कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसको करते हैं शुरू। हम लास्ट ईयर का एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर लास्ट ईयर टू ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखना है हमें, और ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है हमें 36,750। तो 36,750 का ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद हमें परचेजेस लिखनी है, और परचेजेस कितने की हैं हमारी, 1,99,000 रुपीज की हैं। तो परचेजेस लिख दीजिए 1,99,000 टू परचेजेस, 1,99,000। फिर इस तरफ आप लिखोगे सेल्स, और साथ के साथ आप लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स क्वेश्चन में गिवन है 2,43,500 रुपीज, तो 2,43,500। और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमने ये चेंज करके निकाला हुआ है। तो ये हमने सही वैल्यू निकाली है इस क्लोजिंग स्टॉक की, तो जो सही वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की वो लिखी जाएगी। आपको पता है कि अगर उन्होंने कुछ अप डाउन्स किए हुए तो उसके इफेक्ट को कैंसिल किया जाता है, और जो सही फिगर है उस फिगर को यूज किया जाता है। तो ये आ रहा है इसका 40,950। और इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया हुआ है, टोटल कर लेते हैं और हम देखते हैं कि इसमें इनका जीपी कितना आ रहा है। और इस तरफ हम लिखेंगे जीपी, ग्रैंड टोटल आ जाएगा 2,84,450, 2,84,450 जीपी हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो 48,700 का जीपी है। जीपी रेट पता कर लेते हैं, जीपी अपॉन सेल्स,
इंटू 100 तो 48,700 अपॉन 2,43,500 इंटू 100 तो ये हो जाएगा आपका 20%। 2435 का जस्ट डबल है 4870 तो ये आपका 20% हो गया। तो 20% हमें जीपी रेट पता चल गया। अब इस बार जो है जो एबनॉर्मल स्टॉक है उसकी यहाँ पर सेल्स भी है। अब जब भी एबनॉर्मल सेल्स आ रही होंगी तो उस सेल्स पे कुछ अलग प्रॉफिट का रेट चल रहा होगा और आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट का रेट है वो कुछ अलग होगा। ज्यादातर वो पुअर सेलिंग लाइन के होते हैं तो प्रॉफिट की बात तो छोड़िए, उसमें लॉस चल रहा होता है, इसलिए उसको स्प्लिट कर लेते हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल कॉलम्स में। तो आपने पहले की 2 क्लासेस भी पढ़ी हुई हैं और वो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स उसमें ट्रांसफर भी कर दिए हैं, तो आप एक बार फिर से भी देख सकते हो, ऐप में भी देख सकते हो। तो अब हम बना रहे हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट अप टू द डेट ऑफ फायर। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट और कॉलम हमने बना लिए हैं यहाँ पे 3। एक नॉर्मल कॉलम होगा, एक एबनॉर्मल कॉलम और एक आपका टोटल कॉलम। तो नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड टोटल। सबसे पहले तो आप स्टॉक लिखोगे और स्टॉक जो लास्ट ईयर में क्लोजिंग स्टॉक था वही आपका इस समय ओपनिंग स्टॉक होगा। तो ओपनिंग स्टॉक जो था आप लेके आए हो वो है आपका 40,950 का। अब 40,950 का जो स्टॉक है उसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन में बताया कि इसके अंदर कुछ एबनॉर्मल स्टॉक है। देखिए यहां पर मैं इसको पढ़ के बता रहा हूं। सर्टेन स्टॉक which was in the poor selling line having cost of 3,450. A portion of these goods were sold in June 2016 at a loss of 125 on its original cost of 1,725. तो उन्होंने बोला कि 3,450 का स्टॉक पहली चीज तो एबनॉर्मल है और इसका एक पार्ट जो है उन्होंने जो 1,725 का था वो 125 रुपए के लॉस पे बेच दिया, यानी कि 1,725 में से 125 माइनस करें तो 1,600 में उसको सेल किया है। तो चलिए हम इसको स्प्लिट करके लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्टॉक को अलग कर लें। इसमें से जो एबनॉर्मल स्टॉक है वो पता चल गया पुअर सेलिंग लाइन वाला वो है 3,450 का। तो 40,950 में से 3,450 को जब हम स्प्लिट कर देंगे तो ये जो स्टॉक बच रहा है हमारे पास नॉर्मल वाला है वो बच रहा है हमारे पास 37,500 रुपीज का। इसके बाद आप परचेजेस कर रहे हो और सेल्स भी क्वेश्चन में गिवन है बाय सेल्स। तो सेल्स और परचेज का पहले टोटल फिगर लिख लें। परचेजेस 81,000 है और सेल्स हैं 1,15,600। तो सेल्स हैं 1,15,600 और परचेजेस हैं आपकी 81,000 की। कोई भी एबनॉर्मल स्टॉक की परचेज है नहीं इसलिए हम यहाँ पर ब्लैंक डाल दिया, ये 81,000 हो गया। पर एबनॉर्मल सेल्स थी, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,725 का स्टॉक था, 125 के लॉस पे बेचा गया यानी कि 1,600 में सेल किया। तो एबनॉर्मल सेल्स थी 1,600 रुपीस की और टोटल जो सेल्स थी वो 1,15,600 की थी। अगर इसमें से 1,600 की सेल्स को माइनस कर दें तो जो नॉर्मल सेल्स बचती हैं वो बचती हैं आपकी 1,14,000 रुपीस की। अब देखिए सबसे पहले हम लोग नॉर्मल वाले कॉलम को बंद कर लें और नॉर्मल का हमें रेट भी पता है, हम नॉर्मल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है ये पता कर रहे हैं।
तो नॉर्मल का जीपी रेट आपको पता है, आपने अभी अभी कैलकुलेट किया था। नॉर्मल जीपी रेट जो था वो आपका 20% है। तो जीपी जो है वो 1,14,000 का 20% आप कैलकुलेट करेंगे, तो 1,14,000 का 20%, यहीं पे लिख देता हूँ 1,14,000 सेल्स है नॉर्मल वाली, इसका 20% यानी कि 1/5 पार्ट, ये हो जाएगा आपका 22,800। तो 22,800 जो है वो आपका जीपी है, ये लिख देते हैं। और अब इसका टोटल करते हैं, और टोटल करके हम बैलेंस निकालेंगे तो पता चल जाएगा हमारा नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो ग्रैंड टोटल हो रहा है 1,41,300, 1,41,300, और क्लोजिंग स्टॉक इसमें से माइनस करके निकल जाएगा 1,14,000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 27,300। अगला पार्ट जो है, अब एबनॉर्मल को क्लोज करने के लिए, एबनॉर्मल को अगर हम क्लोज करते हैं तो देखिए एबनॉर्मल में क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कुछ बात बताई गई थी। लास्ट में लिखा हुआ था कि द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक वाज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ द ओरिजिनल कॉस्ट। वो कह रहे हैं कि जो बचा हुआ स्टॉक है उसकी वैल्यू उतनी है जितना उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। तो टोटल स्टॉक जो एबनॉर्मल था वो 3,450 का था। 3,450 के स्टॉक में से 1,725 का स्टॉक आपने बेच दिया, तो अब आपके पास जो स्टॉक बचा है वो 1,725 का ही बचा है, और उसके बोलते हैं कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है वही उसकी वर्थ है, वही उसकी वैल्यू है। तो यानी कि 1,725 का आपके पास क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है वो एबनॉर्मल वाला बचा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको ग्रॉस लॉस हो रहा होगा, क्योंकि आपने इसको घाटे पे बेचा था, और घाटा भी आपको पता था कि कितना घाटा है। क्वेश्चन में गिवन नहीं था कि ये आप जो है 125 के लॉस पे बेच रहे हैं, तो हम यहाँ पर 125 का अगर लॉस लिख देंगे तो ये टैली हो जाएगा 3,450। अब देखिए टोटल फिगर में क्या होगा कि एक जगह से प्रॉफिट आ रहा है और एक जगह से लॉस आ रहा है, तो दोनों को जब आप टोटल कर दोगे तो यहाँ पर 22,800 आपने कमाए और 125 रुपीज आपने गवाए भी हैं। तो टोटल प्रॉफिट जो होगा जीपी और ग्रॉस लॉस को फाइनल सेट ऑफ करने के बाद 22,800 माइनस 125, तो ये हो जाएगा आपका माइनस करिए कितना हो रहा है 22,800 में से 125, तो 22,675 हो जाएगा, 678, ठीक है। अब देखिए स्टॉक क्लोजिंग कितना है ये जोड़ दीजिए, 27,300 का ये स्टॉक है और 1,725 का ये स्टॉक है, और टोटल स्टॉक हो जाएगा इन दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका 29025 इतने रुपए का टोटल आपका स्टॉक हो जाएगा। अब आप इसको जब आप टोटल करेंगे तो ये टैली हो जाएगा, तो 1,15,600 और इसमें हम जोड़ देंगे 29025, तो ये हो जाएगा 1,44,625, और इधर भी उतना ही आ रहा होगा, आप चेक कर लीजिएगा। हमारा पर्पस तो क्लोजिंग स्टॉक पता करना था, क्लोजिंग स्टॉक हमें पता चल गया है जो कि है 29,025, और अगर कोई सैलवेज है तो उसको डिडक्ट कर दिया जाए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं कुछ सैलवेज था क्या, क्वेश्चन में कुछ सैलवेज है, यस लास्ट में दिया हुआ है सैलवेज है 2,900, तो चलिए बैलेंस कर माइनस कर दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है आपका 29025 माइनस सैलवेज, तो सैलवेज इसमें से था 2,900, और आपका लॉस यानी कि क्लेम हो जाएगा
26,000 और 1. Question number 17, please. Fire occurred in the premises of Muzaffarnagar Limited on 1st September 2016 and stock of the value of 50,500 was salvaged, and the business books and records revealed the following information: purchases, sales, then purchases, sales, stock दिए हुए हैं, और stock on 31st March 2016 was overvalued by 10,000. In April 2016 selling price was lowered by 10%. तो देखिए यहाँ पे दो बातों पे ध्यान देने की जरूरत है. सबसे पहले तो उन्होंने जो 31 मार्च 2016 को जो स्टॉक लिखा है उसकी वैल्यू 10,000 बढ़ा के लिखी हुई है. तो अब हम उसकी वैल्यू को पहले तो 10,000 जो बढ़ा हुआ है उसको 10,000 कम कर देंगे तो सही स्टॉक की वैल्यू पता चल जाएगी. दूसरी एक बात और ये कही कि उन्होंने प्राइजेस जो हैं अब घट गई हैं, जो बेचने की प्राइस हैं इस फाइनेंशियल ईयर में जिसमें आग लगी है वो रिड्यूस हो गई हैं. तो इसका क्या इफेक्ट होगा अभी हम इसको करते हैं. सबसे पहले हमें एक लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और उस ट्रेडिंग अकाउंट से हमको पता करना है जीपी, और उस जीपी रेट से पता करना है लास्ट ईयर का जीपी रेट. तो चलिए हम लास्ट ईयर के जीपी रेट पता करने के लिए चल रहे हैं. तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट और शॉर्टकट में ही लिख दे रहा हूँ लास्ट ईयर. आप डेट्स लिख लीजिएगा. ट्रेडिंग अकाउंट ये लास्ट ईयर का है. शॉर्टकट में मैंने लिख दिया लास्ट ईयर का. इसमें सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक लिखोगे, फिर आप परचेजेस लिखोगे और इसके बाद आप यहाँ पर ले आओगे सेल्स, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे है नहीं. क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है जिसकी वैल्यू उन्होंने चेंज कर रखी है. तो अब आप देखिए आपका ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है. ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक होगा ये वाला 340,000. नहीं सर, नहीं, 1 मिनट है. ओपनिंग स्टॉक है 1,80,000 रुपए सर. नहीं सर ये वाला है. कौन सा है चेक करो. 1,50,000. हाँ 1,50,000. 1,50,000 ठीक है सर. तो 1,50,000. इसके बाद परचेजेस हम देख लेते हैं जो कि हैं 3,40,000 रुपीस की. इसके बाद हम सेल्स देख लेते हैं. सेल्स हैं यहाँ पर 5,50,000. क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है 1,80,000 और आप माइनस 180 नहीं 170 है सॉरी. क्लोजिंग स्टॉक है 1,70,000. इसमें से 10,000 रुपीज जो ओवर वैल्यूड था रखी का इफेक्ट को कैंसिल किया. ये आ जाएगा आपका 1,60,000. टोटल कर देते हैं और जीपी पता करते हैं कितना है. टोटल हो रहा है आपका 7,10,000. 7,10,000 में से माइनस कर देते हैं तो जीपी आपका आ जाएगा 2,20,000. अब हम लोग जीपी रेट पता कर लेते हैं. इसी के बाद जीपी रेट is equals to GP upon sales into 100. GP है आपका 2,20,000 और सेल्स जो है वो है आपकी 5,50,000 into
इंटू 100, तो ये आपका जीपी रेट आ गया 40%। लेकिन अब सेलिंग प्राइस बढ़ा हुआ है, बता रहे हैं क्वेश्चन में वही सेम। अब हमें एक बात वही जैसे भी 2 क्वेश्चन पहले हम लोग करके हटे हैं वैसे ही समझनी होगी कि कॉस्ट प्लस जीपी इज इक्वल्स टू सेल्स होता है। यहां पे जीपी रेट 40% है, सेल अगर 100 है तो कॉस्ट 60 होगी। अब एक चेंज हो गया यहाँ पर। चेंज ये हुआ कि इस बार जो सेलिंग प्राइस है वो लोअर हो गई, कम हो गई सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितने कम हो गई? 10%। तो जब सेलिंग प्राइस 10% कम हो गई तो यहाँ पर चेंज क्या हुआ होगा कि 100 की जगह पर सेल्स कितने रह जाएंगे? 90, और कॉस्ट तो 60 की 60 है। जब सेल कम हो जाएगी तो जीपी आपका यहाँ पर कितना रह जाएगा? जीपी आपका कम होके हो जाएगा जी 30 रुपीज नहीं कहना चाहिए, ये हो जाएगा आपका जीपी। अब देखिए जीपी आपका 30 है जो चेंज हो गया है, और सेल भी आपकी चेंज हो गई है इस साल। तो सेल और जीपी जब चेंज हो गया तो उसका मतलब जीपी रेट भी चेंज हो गया होगा। तो जीपी रेट मॉडिफाई हो गया, 40 की जगह वो चेंज हो गया। तो चेंज होके क्या हो जाएगा? वो हम नया जीपी रेट निकालेंगे, मॉडिफाइड जीपी रेट। तो जीपी रेट हो जाएगा जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। जीपी आपका अब जो है वो है 30, सेल्स जो है वो है 90, और इनटू 100 करेंगे तो इट विल बी 33.33%, जिसको आप 33 अपॉन 1/3% भी लिख सकते हो। और अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहोगे तो इट विल बी 1/3 फ्रैक्शन में 30/90। 30/90। तो अब हम लोग अपना इस साल का डेट ऑफ फायर तक का एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, जिसको आप नाम देते हो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो आइए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पे चलते हैं। और जीपी रेट अब 40 से तब्दील हो गया है, वो चेंज होकर के हो गया 33 and 1/3%, या जिसको आप ये भी कह सकते हो कि 1/3 हो गया। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ये बनाते हो आप डेट ऑफ फायर तक, लास्ट क्लोजिंग डेट से। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था वही वाला ओपनिंग स्टॉक होगा। उसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन था, 10,000 का ओवर वैल्यू था, उसका हमने इफेक्ट सही करके जो फिगर है वो लेके आना है। 170 में से 10 हटा दिया, 1,60,000 हो गया। अब हम देखते हैं इस बार की परचेजेस कितनी है। इस बार की परचेजेस हैं आपकी 1,25,000। तो 2 परचेजेस 1,25,000। इसके बाद दूसरी तरफ आप सेल्स लिखोगे, इस पीरियड की सेल्स कितनी है, और आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, क्योंकि जीपी रेट आपको पता है। तो सेल्स हैं इस बार आपकी 1,80,000, तो 1,80,000 है। और यहाँ पर फिर ध्यान देना होगा कि जैसे जसलीन ने पहले फ्रैक्शन में निकाला था तो पॉइंट की वजह से डिफरेंस आ रहा था। यहाँ पर हम समझते हैं 33 and 1/3% इज 1/3, तो डायरेक्ट 1/3 जीपी निकाल देंगे। तो फ्रैक्शन की वजह से उसका पॉइंट का जो इफेक्ट है वो नलिफाई हो जाएगा। तो 1,80,000 का हम निकालेंगे 1/3, तो ये हो जाएगा 60,000। टोटल आप कर दोगे तो आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा डेट ऑफ फायर के दिन। हम ग्रैंड टोटल कर लेते हैं। ग्रैंड टोटल हो रहा है आपका 3,45,000। 3,45,000 में से माइनस कर दोगे आप
तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 1,65,000 का। और मैं यहीं पे नीचे लिख दे रहा हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक जो है, रफ आंसर यहीं पे लिख दे रहा हूँ, वो है 1,65,000 का। इसमें से सैलवेज भी था हमारे पास, और सैलवेज था 50,500 का। तो इतने का स्टॉक तो जला नहीं था, ये बच गया था। 50,500 माइनस कर देंगे तो क्लेम हो जाएगा आपका 1,14,500 का क्लेम होगा या लॉस होगा। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या चेंज है। Mr. Ramesh owns a retail stationery shop which was partly destroyed by fire on 25th August 2016. The stock was insured for 52,000. Balance sheet drawn on 31st March 2016 included inter alia the following items: stock and creditors. On examination of the books of account for the subsequent period up to the date of fire, the following particulars were obtained: sales, payment to creditors. Creditors as on 25th August 2016, a physical check of stock after fire showed that items undamaged, यानी कि salvage, were of 28,000. The normal rate of gross profit is 25% on cost of sales, but the stock on 31st March 2016 included item of discontinued line totaling rupees 15,200, which were all sold during the next 2 months at cost. You are required to calculate the amount of calculate to be made to the insurance company. चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप नोटिस करिए कि एक आपको अलग से इंफॉर्मेशन दी हुई है सन्ड्री क्रेडिटर्स की। अब देखिए, क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं? जो हमें गुड सप्लाई करते हैं, उनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं। और अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर एक मेजर इंफॉर्मेशन जो कि गायब है, वो है आपके परचेजेस की, और उसकी जगह पर, परचेजेस की जगह पर यहाँ पे दिया हुआ पेमेंट टू क्रेडिटर्स। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्रेडिटर्स का अकाउंट ड्रॉ करेंगे। क्रेडिटर्स का जब हम अकाउंट ड्रॉ करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएंगे कि हमने परचेजेस कितनी करी है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्रेडिटर्स की डिटेल्स दे दी एक्स्ट्रा, और क्रेडिटर्स को क्या पेमेंट करी जा रही है वो भी हमें उन्होंने एक्स्ट्रा बता दिया। तो चलिए अब हम देखते हैं और इसको क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ऐसे में सब लोग सबसे पहले तो एक क्रेडिटर का अकाउंट ड्रॉ करते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट ड्रॉ करिए सभी। अभी आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी बहुत ज्यादा मुश्किल जैसी कोई चीज नहीं, बड़ा सिंपल सा पार्ट है। क्रेडिटर्स को लेके चलना है हमने। तो क्रेडिटर्स के लिए मैं आ रहा हूं। पहले मैं आपको क्रेडिटर्स की जो है अकाउंट की चीजों के बारे में बता देता हूं। ये आपको पता है, बस आपको रिकॉल करानी है, और ये आगे के एक दो जगह पर भी इसका यूज है। देखिए, सबसे पहले तो क्रेडिटर्स जो है वो लायबिलिटी है, और अगर लायबिलिटी है तो इनका जो ओपनिंग बैलेंस होगा, जिसको हम बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, वो आपका इस साइड में क्रेडिट साइड में होगा। ये ओपनिंग बैलेंस, ये पहले मैं जनरल वे में बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बता रहा। अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में है तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो डेबिट में होगा। ये बात सबको याद रहनी चाहिए कि हर एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है और हर लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है। तो ये तो हो गई जी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की बात। पहले हम जनरल वे में क्रेडिटर्स अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं वो हम बात को समझ रहे हैं। क्रेडिटर वो आदमी होता है जो हमें गुड्स सप्लाई करता है, जिससे हम गुड्स उधार में खरीदते हैं। अगर हम गुड्स खरीद रहे होते हैं तो खरीदने की हमारी एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ये एंट्री आपको पता है। और अगर परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट हमारी एंट्री है तो क्रेडिटर अकाउंट में अंदर पोस्टिंग होती है बाय परचेज। जो परचेज करेंगे उसकी पोस्टिंग यहाँ पर होगी। और जब हम उधार में सामान खरीद रहे हैं तो उसके बाद उसका हम पेमेंट करते हैं, हम क्रेडिटर को पैसे देते हैं, उसको चेक देते हैं। तो जब हम उसको पैसे दे रहे होंगे तो हम यहाँ पर
एंट्री क्या करते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर चेक दे रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट, और कभी कभी हम उनको बिल्स पेबल देते हैं तो टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो जनरल वे में मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या आ सकता है। सिंपल जर्नल एंट्रीज को फॉलो करना है आपने। टू कैश हो सकता है, टू बैंक हो सकता है, टू बिल्स पेबल हो सकता है। और इसके अलावा क्या होता है कि कभी कभी क्रेडिटर क्या करते हैं, हमें कुछ डिस्काउंट भी देते हैं तो टू डिस्काउंट हो जाता है। तो अमूमन क्रेडिटर अकाउंट के अंदर इतनी सारी चीजें आया करती हैं, और कोई अद्भुत चीज या अलग चीज नहीं है, सिंपल सी चीज है। क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, सामान खरीदा, उसके बाद उसका पेमेंट किया। जब आप क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिटर, क्रेडिट गोज आउट कैश, चेक दे रहे हो तो टू बैंक, और बिल्स पेबल दे रहे हो तो टू बिल्स पेबल, और अगर वो डिस्काउंट दे रहे हैं तो टू डिस्काउंट रिसीव। तो ये अमूमन सारी चीजें हो सकती हैं। अब हम क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में चल रहे हैं, तो मैंने जनरल वे में बता दिया आपको। क्रेडिटर्स के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिए हुए हैं। तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस 50,000 है और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 7,200 रुपीज का है। तो 50,000 और 14,000, सॉरी, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस 14,000 है, स्टॉक का ओपनिंग है 50, तो क्रेडिटर का ओपनिंग लिख लेते हैं हम 14,000। क्रेडिटर का ओपनिंग है 14,000 और क्लोजिंग है 7,200। इसके अलावा डिस्काउंट की कोई बात नहीं यहाँ पे कही गई, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और इन्होंने बोला कि क्रेडिटर को हमने पैसे दिए हैं, तो टू कैश या टू बैंक कुछ भी हो सकता है, और पैसे कितने दिए हैं क्वेश्चन में गिवन है। पेमेंट टू क्रेडिटर इज 3 लाख, तो 3 लाख रुपीस की हमने पेमेंट करी। इस जगह पे आप लिख दोगे 3 लाख, और अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो आपको बैलेंसिंग फिगर पता चल जाएगा कि कितने रुपए की आपने परचेजेस करी। ग्रैंड टोटल हो गया 3,07,200, 3,07,200, और बैलेंसिंग फिगर 14,000, इसमें से हम माइनस कर दें तो 2,93,200 रुपीज का बैलेंसिंग फिगर आ गया हमारा। यानी कि इतने रुपए की हमने परचेजेस करी है। अब हमें परचेजेस का फिगर पता चल गया। यहां पर आप एक बात और नोटिस करिए कि नॉर्मल जीपी रेट जो है वो गिवन है, तो हमें जीपी रेट पता करने के लिए लास्ट ईयर के लिए जो अकाउंट बनाते थे वो बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधा इस साल का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। पर एक समस्या और भी है यहाँ पर कि कुछ स्टॉक ऐसा है कि जो बोलते हैं कि डिसकंटिन्यूड लाइन का है, और 15,200 का ऐसा स्टॉक है। ये एबनॉर्मल स्टॉक है, ये एबनॉर्मल स्टॉक है। अब चूंकि एबनॉर्मल स्टॉक है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर उसके लिए एक अलग कॉलम बना लेना चाहिए। तो चलते हैं फिर हम ऐसे में क्या करेंगे, एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल कॉलम भी बना के चलेंगे। शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल, और ये टोटल। नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल। सबसे पहले हमने लिखना है ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक देखा जाए कितने का है। ओपनिंग स्टॉक है आपका 50,000 रुपीज का। ओपनिंग स्टॉक 50,000, और उन्होंने क्वेश्चन में बताया था कि एबनॉर्मल स्टॉक भी है, और वो एबनॉर्मल स्टॉक है 15,200 का। तो इसमें से 15,200 के स्टॉक को हमने सेपरेट कर दिया। तो बचा हुआ जो स्टॉक है हमारे पास वो हो गया जी 34,800 रुपीज का। इसके बाद परचेजेस आप कैलकुलेट करके हटे हो भी। परचेजेस आपने खुद कैलकुलेट करी हैं और वो क्रेडिटर अकाउंट से पता करी थी, जो कि आ रही थी 2,93,200 रुपीज की। एबनॉर्मल परचेजेस कोई है नहीं, 2,93,200 रुपीज। इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं सेल्स, क्योंकि इस तरफ कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है। सेल्स जो है वो हमारी जो है क्वेश्चन में गिवन है, सेल्स 3,55,200 रुपीज की। तो 3,55,200 की हमारी सेल्स लिख दी। और उसने आपको बताया कि ये जो है
15,200 का स्टॉक है, ये इसी दौरान बेच दिया गया। कितने रुपए में बेच दिया गया? 15,200 में ही बेच दिया गया। तो 15,200 के स्टॉक को हमने सेपरेट, सेल्स को अलग सेपरेट कर लिया, और बची हुई जो सेल्स हैं वो नॉर्मल सेल्स नॉर्मल कॉलम में लिख दी, जो कि हो गई 3,40,000। अब सबसे पहले आपको पता है कि नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ये हम पता कर सकते हैं, और क्योंकि नॉर्मल जीपी रेट हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो जीपी हम पता कर लेंगे। नॉर्मल जीपी जो होगा वो 3,40,000 के ऊपर कैलकुलेट करना है आपने, और 3,40,000 का जो सेल्स है उसके ऊपर कितना जीपी रेट था जो गिवन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि जीपी रेट जो है वो उसने कॉस्ट पे दिया है, तो हम इसको सेल्स पे कन्वर्ट कर लें। कैसे सेल्स पे कन्वर्ट कर लें? जैसे अभी कर रहे थे, कॉस्ट प्लस जीपी इज इक्वल्स टू सेल्स होता है, आपको पता है। तो उन्होंने आपको जो कॉस्ट दी, कॉस्ट के ऊपर बताया जीपी रेट। जीपी रेट क्या दिया हुआ है कि जीपी रेट इज 25% ऑफ कॉस्ट। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें, अगर कॉस्ट 100 है तो जीपी उसके ऊपर 25 होगा, और सेल्स कितनी हो जाएगी? 125। देखिए, जीपी सेल्स के ऊपर नहीं है और हमें सेल्स के ऊपर चाहिए होता है, तो जीपी इज 25% ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट अगर 100 है तो जीपी इसका 25, और सेल कितनी हो जाएगी? 125। अब यहां से आप जीपी रेट अपना सही वाला निकाल लीजिए जो आपको चाहिए, जीपी अपॉन तो जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। ये हो जाएगा आपका 25 अपॉन 125 इनटू 100, ये हो जाएगा 20। तो 20% 3,40,000 का हो जाएगा 38, तो 68,000 आपका जीपी रेट होगा। यहाँ पे यही ध्यान देने की जरूरत है कि 25% गिवन है, बट ऑन सेल्स हमें बट ऑन कॉस्ट दिया, हमें कौन सा चाहिए? सेल्स का चाहिए। तो अब हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लें बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो टोटल कर दीजिए, टोटल हो रहा है इसमें 8 और 2 0, तो टोटल हो जाएगा 3,96,000। 3,96,000, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा 56,000। अब नॉर्मल में कोई क्लोजिंग स्टॉक बचा नहीं क्योंकि सारा बेच दिया आपने। तो यहाँ पर यही आपका टोटल स्टॉक हो जाएगा। जीपी आपका 68,000 हो गया। अब ये आपका टोटल टैली हो जाएगा और हो जाएगा 4,11,200। 4,11,200। तो हमको जो है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक पता चल गया। अब देखते हैं हमारे पास सैल्वेज कितना है। क्लोजिंग स्टॉक था हमारा 56,000 का, सैल्वेज है यहाँ पर 28,000 का। एक बार चेक कर लें, 28,000 ही था ना? 28 मैंने पढ़ा था कहाँ पर? 28,000 है। ऊपर एक फिजिकल चेक ऑफ स्टॉक आफ्टर फायर्ड, अनडैमेज। तो 28,000 ये हो गया। तो यहाँ पर 28,000 का आपका हो गया लॉस। अब यहाँ पर एक बात आपको और नोटिस करनी होगी, वो बात ये है कि देखिए यहाँ पर आपको अमाउंट ऑफ पॉलिसी दिया हुआ है, और अगर आपको अमाउंट ऑफ पॉलिसी दिया हुआ है तो आपकी ये ड्यूटी है ये चेक करना कि भाई कहीं अंडर इंश्योरेंस तो नहीं है। तो देखिए, स्टॉक वाज इंश्योर्ड फॉर 52,000 पहली लाइन में दिया हुआ है, बीमा कराया हुआ है 52,000 का और स्टॉक रखा हुआ है 56,000 का। तो भाई अंडर इंश्योरेंस है, कम इंश्योरेंस कराया हुआ है। और जब कम इंश्योरेंस कराया होता है, हम पहले भी बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि एवरेज क्लॉज लगता है। तो हम लोग यहाँ पे नोट लिखेंगे, ड्यू
ड्यू टू अंडर इंश्योरेंस, एवरेज क्लॉज इज अप्लाइड। तो एवरेज क्लॉज के लिए क्या होता है, आपको देखना होता है कि आपका इंश्योर्ड अमाउंट कितना है, इंश्योर्ड कितना है, पॉलिसी कितने की है और क्लोजिंग स्टॉक कितने का है इनटू लॉस। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 56,000 में से उसने कराया है 52,000 का इंश्योरेंस। तो 56,000 में से 52 का कराया, प्रोपोर्शनेट इंश्योरेंस कराया तो प्रोपोर्शनेटली क्लेम मिलेगा। ये है आपका 28,000। तो इसको प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट कर देते हैं, तो ये आपका क्लेम जो फाइनल होगा वो हो जाएगा 26,000 रुपीज।